नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। 4 जुलाई से फिर जन जन की सरकार अभियान, 15 दिन लगेंगे समाधान शिविर। अधिकारी पहुंचेंगे लोगों के द्वार। सितारगंज में मंत्री बहुगुणा ने 52 विकास कार्यों का किया लोकार्पण। 7 करोड़ की लागत से होंगे निर्माण, बोले बोर्ड ने सभी को साथ लेकर किए काम। उत्तराखंड के मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू, मानक पूरे करने पर मिलेगा शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र। नई व्यवस्था पर समर्थन के साथ विरोध भी शुरू। मानसून को लेकर सरकार की तैयारियों पर कांग्रेस के सवाल। जल भराव और ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर सरकार घिरी। ऑल वेदर रोड और स्मार्ट सिटी पर भी साधा निशाना। और उत्तराखंड में मानसून के दूसरे दिन 52 रास्ते बंद। पिथौरागढ़ देहरादून में उफान पर नदियां। बागेश्वर में बोल्डर गिरा, सभी जिलों में बारिश। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा बोर्ड के पुनर्गठन, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से हुई मुलाकात और उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के सवाल पर अपनी बात सामने रखी। अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें। सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है और ये भी देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण बनेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं उनका कि उनके मार्गदर्शन में मुझे राज्य की सेवा करने का अवसर मिला और मैंने कोशिश की उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की महान जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से कि एक एक दिन, एक एक क्षण और एक एक पल राज्य के विकास को समर्पित किया जाए, राज्यवासियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई 2026 को अपने मुख्यमंत्री पद के 5 साल पूरे कर रखे हैं। भाजपा इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रखी है। धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पहले केवल एनडी तिवारी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन अब धामी ने भी ये उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने दावा किया कि धामी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सख्त नकल का विरोधी कानून और भू कानून जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए और जनता उन्हें फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। वो ये कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में भी शायद बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा। जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ, पूरे देश के अंदर हम पायनियर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई से सरकार जनता के द्वार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अभियान का शुभारंभ 4 जुलाई से होगा। इसी दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। भट्ट ने कहा कि सरकार अपने तय कार्यक्रमों के तहत जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी और योजनाओं का फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।
देखिए, सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे, इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, वो भी एक उत्साहपूर्ण क्षण है, लेकिन कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जन कल्याण शिविर जनता के समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान का लगता है। उसकी द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला हम 4 तारीख से शुरू करने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगरपालिका परिषद में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए 52 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और पालिका बोर्ड की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि 1.5 वर्ष में पालिका बोर्ड ने सभी को साथ लेकर विकास कार्य किए हैं। उन्होंने बताया कि पार्क और पार्किंग की सुविधा जल्द ही नगर पालिका को सौंप दी जाएगी। उन्होंने विकसित सितारगंज को उत्तराखंड की शीर्ष 3 विधानसभाओं में शामिल करने का लक्ष्य दोहराया। पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने भी शहरवासियों को विकास कार्यों की बधाई दी। 80 लाख रुपए के 54 काम आज यहाँ पे स्वीकृत हुए हैं और उसका शिलान्यास आज हमने किया है। इससे सितारगंज नगर पालिका को राहत भी मिलेगी। जहाँ पे लोगों को तकलीफें थी वो तकलीफें भी दूर होंगी, चाहे वो नाली के माध्यम से हो, रोड के माध्यम से हो, बाउंड्री वॉल के माध्यम से हो, बिल्डिंग के माध्यम से हो। तो मैं बहुत बधाई दूंगा बोर्ड को और यही सोच को आगे बढ़ाना है कि हमें सर्व समाज को साथ लेके चलना है, सबका सम्मान करना है। और बहुत लोगों ने विश्वास जताया था सुखदेव भाई पे, जब चुनाव हुए थे नगर पालिका में बहुत भारी मतों से उनको जिताया। और जो भी नाली संचार सारे काम पहले से ही युद्ध स्तर पर होते आए हैं। अब की हम लोगों ने एक साथ सारे 52 कामों को निकाला टेंडर, जो लगभग 7 करोड़ के हैं, जो वार्ड नंबर 1 से लेकर 13 तक सभी वार्डों में काम होने हैं, जिनका आज माननीय मंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया है। 1994 के चर्चित रामपुर तिराहा कांड से जुड़े फर्जी हथियार बरामदगी मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने 32 साल बाद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आपको बता दें, अदालत ने तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रज किशोर और 2 सिपाहियों उमेश चंद और अनिल कुमार को दोषी ठहराते हुए हरेक को 1.5 साल के कठोर कारावास और 21 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के अनुसार दोषी पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को झूठे मुकदमों में फंसाने के मकसद से उनके पास से अवैध हथियार बरामद होने की फर्जी कहानी तैयार की थी। फैसले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक और कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने अपनी बात सामने रखी। ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया रामपुर तिराहा कांड में पाए जाने वाले दोषियों को जो सजा दी गई है, उससे तमाम हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, उत्तराखंड के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन आंदोलनकारियों का जो बलिदान था, आज उस पर एक बहुत ही अच्छा फैसला आया है। उन गुनहगारों को फांसी दी गई है और वो यह मुकर्रर कर रही है बातें ये सारी कि हमारे तमाम उत्तराखंडी जो रामपुर तिराहा कांड को एक श्राप के रूप में देखते थे, आज वो श्राप हमारी तमाम माताएं और बहनें जो उस समय पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ रही थी, आज उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है कि उनका बलिदान कहीं भी बेकार नहीं गया है। देखिए, भाजपा ऐतिहासिक बताए या ना बताए उससे फर्क नहीं पड़ता। रामपुर तिराहा कांड इस आंदोलन के इतिहास का सबसे क्रूर दिन और सबसे दुखद घटना थी। और जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलनरत आंदोलनकारियों को कुचलने का कार्य उस वक्त की सरकार ने किया था, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, हमारे 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे, उसमें ये बड़ी दुखद घटना है। और उस दिन से हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि इसमें जो भी दोषी है उनको सजा मिले। 2024 में भी पीएसी के 2 सिपाहियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, तब भी हमने इसका स्वागत किया था। अभी जो सजा सुनाई गई है उसका भी हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भीमताल और
नैनीताल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। बैठक में करण माहरा ने कार्यकर्ताओं से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय होने और एकजुट होकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया गया। टिकट वितरण के सवाल पर करण माहरा ने कहा कि पार्टी उसी उम्मीदवार को मौका देती है जिसकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा होती है। कांग्रेस ये चाहती है कि हम हर कोने में जाकर इस पर काम करें। आज भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। महिला अपराध बढ़ा है। 9 हिमालय राज्यों में हम आज पहले स्थान पर हैं महिला अपराध पर। और किसानों को तंग किया जा रहा है। अब 1 एकड़ में 1 बैग खाद मिलेगी, इस तरीके के आदेश हो रहे हैं। तो काश्तकार परेशान है, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर परेशान है। पहाड़ में जो बगीचे हॉर्टिकल्चर के काम थे वो पट पड़े हुए ख़त्म हो रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। इन सारे विषयों को लेकर हम इस जागृति अभियान को निकाल रहे हैं। और जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, जिस तरीके से चौथा स्तंभ जो है लोकतंत्र का, आप लोग जो पत्रकार हैं उनके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, कईयों की हत्याएं हो गई, कईयों की नौकरियां चले गई हैं। इन सारे विषयों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि भाजपा का कुशासन खत्म हो। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर चंपावत जिले के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय के समस्त चिकित्सकों को उनकी बेहतर कार्यप्रणाली और सेवा भाव को लेकर सम्मानित किया गया। भाजपा नेताओं और व्यापार संघ के द्वारा पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता और गोविंद सिंह बोहरा के संचालन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष चंपावत आनंद अधिकारी रहे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में हुए सम्मान समारोह में शामिल सभी जन प्रतिनिधियों के द्वारा लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात सभी चिकित्सकों का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। डे के उपलक्ष्य में मैं इस अस्पताल के समस्त डॉक्टरों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके द्वारा यहाँ पर बेहतरीन सेवाएं दी जा रही हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारे द्वारा एक छोटा सा सूक्ष्म कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि हम बार बार मरीजों से किसी चीज़ के लिए पूछते हैं। गरीब पेशेंट यहाँ पर जो आता है उससे पूछे तो, लेकिन पूरी अस्पताल की व्यवस्था से मिले सारे लोग संतुष्ट हैं। जो पेशेंट अभी एडमिट में हैं उनको भी पूरा बेहतर इलाज दिया जा रहा है। एक समय ऐसा था जब ये लोहागढ़ का अस्पताल केवल रिवर सेंटर के नाम से जाना जाता था। आज जब से हमारे डॉक्टर राठी यहाँ पर CMS के रूप में विराजमान हुए हैं, तब से लेकर लगातार यहाँ पर जितना भी भरसक प्रयास होता है यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने। चंपावत से खबर है, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने आज लोहाघाट में NGO निष्काम एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों और राजभट्ट के सहयोग से स्थापित डॉक्टर LD भट्ट मेमोरियल वेटरनरी फाउंडेशन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस वेटरनरी हॉस्पिटल की स्थापना पशु कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि यहां उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों से पालतू पशुओं के साथ साथ घायल और बेसहारा पशुओं को भी गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशुओं के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण को लेकर लिए गए दिशा निर्देशों की भावना के अनुरूप ये प्रयास समाज में पशु संरक्षण और संवेदनशीलता को बढ़ावा देगा। न्यायालय ने भी जो स्वान पशु हैं उसको लेकर के एक व्यापक दिशा निर्देश पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया है, जिसमें हर एक जनपद में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसको ABC सेंटर कहते हैं। प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक जनपद में जो प्रमुख नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगमों में तो सभी में होने चाहिए, नगर पालिकाओं में भी प्रत्येक जनपद में ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए थी। यह हम सभी लोग के लिए हर्ष का विषय है कि जो यहाँ पे राजभट्ट जी हैं उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे आज स्वर्गीय LD भट्ट ये जो केंद्र है इसका स्थापना की गई है। इससे हमारे यहाँ के जितने पशु प्रेमी हैं उन सभी को लाभ मिलेगा, पशुओं को लाभ मिलेगा। मानसून की पहली बारिश ने बाजपुर के मुंडिया पिस्तौर देहात में सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी है। नालों की लंबे समय से सफाई न होने के कारण सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति बन गई है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि जाम पड़े नालों के कारण गंदा पानी सड़कों पर भर गया है। बरसात के बाद दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद ना तो नालों की सफाई करवाई गई और ना ही जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बरसात जब से हमारी लगी है 15 जून के बाद से, तो पहली बारिश हुई है। पहली बारिश में हमारी ग्राम सभा मुड़िया पुष्कर देहात का ये हाल है। आप दिखा सकते हैं इधर को, ये कितनी कीचड़ से सारे स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अभी तक यहाँ पर पिछले अभी कुछ दिन पहले 20 दिन पहले सफाई के लिए कुछ कर्मचारी आए थे, आधी अधूरी सफाई करके यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद में कहने के बावजूद भी वो इधर को नहर की सफाई करने के लिए नहीं आए। उत्तराखंड एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत हरिद्वार के कलियर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है और कॉस्मेटिक दुकान की आड़ में प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले आरोपित को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में कॉस्मेटिक जनरल स्टोर के संचालक एहतशाम उल हक को प्रतिबंधित कोडिन सिरप और ट्रेमाडोल कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया। छापामारी के दौरान 3 किलो 900 ग्राम कोडिन सिरप और भारी मात्रा में ट्रेमाडोल कैप्सूल बरामद किए गए, जिनकी अवैध सप्लाई का नेटवर्क भी जांच के दायरे में आ गया है। एसटीएफ के अनुसार गिरफ्तार आरोपित का कनेक्शन पहले बरामद किए गए 18,000 ट्रेमाडोल कैप्सूल मामले से भी जुड़ा हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपित प्रतिबंधित दवाओं को बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर अवैध कमाई कर रहा था, जबकि वो पहले भी एनडीपीएस एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। बरसात के मौसम को देखते हुए डोईवाला तहसील प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संभावित आपदा से जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में तहसील कार्यालय में अधिकारियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डोईवाला के तहसीलदार बीरम सिंह पवार ने बताया कि 2 जुलाई को मानसून आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल की जाएगी और ताकि किसी भी आपात स्थिति में सभी विभागों की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जा सके और त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित हो। जैसे कि विगत वर्षों में भी आपदा की तैयारी के लिए हम लोग पहले से ही अपनी तैयारी रखते हैं, तो इस बार भी हम लोगों ने हमारे जो क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक हैं, जो अमीन हैं, उन सबको हमने ये सूचना दी है कि जितने भी लोग नदी या नालों के आसपास जिनके घर हैं, उनको वो अलर्ट कर दें ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और इसके साथ साथ प्रशासन पुलिस के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ पूरा समन्वय बनाए हुए है ताकि किसी भी सिचुएशन को हम उस पर ओवरकम किया जा सके। इसके साथ साथ 2 जुलाई को हमारे यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है, जो कि तहसील डोईवाला के दूसरी क्षेत्र में होगी। जिसमें एक सिचुएशन हमने क्रिएट की है, जिसमें कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और कनेक्टिविटी की इशू आ जाए तो उसमें हम उसको कैसे ओवरकम करेंगे। उत्तरकाशी जनपद के सीमांत गांव हर्षिल पर एक बार फिर आपदा का खतरा मंडराने लगा है। सुरक्षा दीवार निर्माण में हो रही देरी को लेकर हर्षिल ग्राम पंचायत की प्रधान सुनीता रौतेला ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते काम शुरू नहीं हुआ तो बरसात के दौरान गांव को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हर्षिल ग्राम पंचायत की प्रधान सुनीता रौतेला ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि पिछले वर्ष की आपदा के बाद गांव की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया और कार्य शुरू होने में हुई देरी के कारण अभी तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। जिलाधिकारी का कहना है कि वो खुद मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे। मेरी हर्षिल की समस्या ये है कि गत वर्ष जो आपदा आई उससे हम परेशान हैं और अब के साल 9 माह हो गया, लेकिन किसी अधिकारी किसी हमारे सरकार ने किसी ने हमारे वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब वो शुक्रवार से हम परेशान हैं, सो नहीं रहे। पूरी झील बन गई हर्षिल में और अब निगम भी जा रहा, पुलिस लाइन भी हमारी जा रही, हमारी खेती भी जा रही। हमारे पूरे टकनौर का 6 महीने के जो 3 महीना का रोटी रोजी है वो सब का पर के साल से बंद ठप है। 2-3 यात्री चल रही थी, वो बाढ़ की वजह से वो भी बंद हो गया। तो सरकार हमें ये है कि या तो हमें पालें या तो हमारे अब ठेकेदार इनका ठेके से ठेका हुआ, कभी किसी पार्टी ने 3 ठेका इनने कैंसिल हमारे किया। मानसून तो लगभग अपने टाइम पर ही है, थोड़ा सा डिले है। बाकी हर्षिल में जो काम परमानेंट काम होना है कंक्रीट बेस्ड,
उसमें थोड़ा समय लगेगा। बरसात भी कंटिन्यू रही है इस बार, मार्च अप्रैल में बीच बीच में बारिश होती रही, जिस वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ है। और जो टेम्प्रेरी वर्क है वायर करेक्ट के लिए हमने विभागों को बोल दिया है, मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करेगा उस काम को, और उन्होंने काम स्टार्ट भी करा दिया है। तो आज उसी के संदर्भ में गांव के लोग ग्राम प्रधान साहब भी मिले और उन्होंने अपनी बात बताई। तो कल एक विजिट भी रखी है, उसी मौका भी मुआयना कर लेंगे, और जो आप लोगों ने एक सजेशन दिया उस सजेशन पे भी विचार मौके पे कर लिया जाए। देहरादून में पिछले वर्ष मानसून के दौरान प्रेमनगर क्षेत्र में आई आपदा में हाईवे का पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से लोग नदी में बनाए गए अस्थायी मार्ग से आवाजाही कर रहे हैं। सोमवार को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मौके पर पहुंचकर पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को निर्धारित समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। सुरक्षात्मक और पुनर्निर्माण का जो कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और 95% कार्य पूरा हो चुका है। इसके अंदर एक पिलर जो है बादल फटने से डिविएट हो गया था, तिरछा हो गया था, तो उस पिलर को निकाल करके दूसरा पिलर बना करके पूरे ब्रिज को उस पर रख दिया गया है। पुराने जो हमारे पुल थे और जो उसके पिलर्स थे उन्हीं का दोबारा इस्तेमाल करके और इस दाम को कम किया गया है, इसकी जो खर्चा जो है कम किया गया है। पुल 10 दिन के अंदर चालू हो जाएगा, बरसात से पहले आम जन के लिए खोल दिया जाएगा। नदी के दोनों साइड में आरसीसी वॉल का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। पुल के अन्य 3 पिलरों का भी सुरक्षात्मक कार्य जो है कराया जा रहा है। हरिद्वार में मौसम ने अचानक से करवट ली। सुबह से शुरू हुई बारिश ने भीषण गर्मी पर ब्रेक लगा दिया। कई दिन से उमस और तेज गर्मी से परेशान लोगों के साथ हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं को बारिश के चलते बड़ी राहत मिली। बारिश शुरू होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे हरिद्वार शहर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम काफी सुहाना हो गया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में आगामी समय में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी कर रखी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। कांग्रेस मुख्यालय में हुई विचार गोष्ठी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने बताया कि वर्तमान समय में जो चुनौतियां देश और प्रदेश में हैं, उन पर विचार किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने नीट का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग को व्यवस्थाओं को सही करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। पार्टी का जो बौद्धिक सेल है, इंटेलेक्चुअल सेल है, वो राष्ट्रीय विचार विभाग। आज हमारे देहरादून में राष्ट्रीय विचार विभाग के चेयरमैन आए हैं और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विचार विभाग ने इस गोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें मूलतः कांग्रेस को वर्तमान की चुनौतियों का किस तरह से सामना करना है, देश में जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह से एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद किया है, जिस तरह से सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, या जो भी इस रेजीम में जनता को परेशान करने वाली चीजें हैं, उनसे लड़ाई लड़ने के लिए जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमें नए टूल्स की जरूरत है। अब इलेक्शन बेमानी हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी कब्जा है, ईवीएम हैक है, तो ऐसे में हम सब लोगों के साथ बैठकर, बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर ये विचार विमर्श करके एक ठोस रणनीति बनाने जा रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।